जय हिंद दोस्तों, मैं आश्रय पारासर। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है कि हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं ताकि सारे चैप्टर जो हैं वो हमारे स्टेप बाय स्टेप रिवाइज हो जाएं। इसके बाद जो हमारा चलेगा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलेगा, मॉक प्रैक्टिस चलेगा और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगा। तो वो हमारी प्रैक्टिस होगी जो आगे अब आगे आने वाली है। उसी सीरीज में बढ़ते हुए एक और टॉपिक है इनपुट आउटपुट, जो कि आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली परीक्षाओं में एक एक दो दो क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं और 2017 की परीक्षा में तो ये काफ़ी सारी शिफ्ट में ही पूछा गया था लगभग। तो बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा इनपुट आउटपुट को, लेकिन सिलेबस में है, फिर भी है। ये एक टिपिकल टॉपिक है और इसकी पूरी संरचना को आज हम लोग समझने वाले हैं कि इस टॉपिक में होता क्या है। क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि ये टॉपिक कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, इसके क्वेश्चन नहीं बनाए, तो जब वहाँ पे ये लिख के आता है तो बिल्कुल नया लगता है और वहाँ पे फिर इसको एग्जीक्यूट करना या इसको सॉल्व करना वो थोड़ा टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसमें हो क्या रहा है। तो आज हम लोग पूरे इनपुट आउटपुट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि इसमें होता क्या क्या है और हमें करना क्या क्या है। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ट्रिक के माध्यम से जाना। ट्रिक कुछ नहीं है, बस सोच है, सोच को जल्दी कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। दूसरा बेसिक। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इनपुट आउटपुट बेसिक ट्रिक के थ्रू जाना बेटर होता है, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो फिर इस टॉपिक को हम लोग बेसिक से भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे श्योर करना है कि हमारे ये जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स है ये क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए अगर 2 मिनट ज्यादा भी लग जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अगर क्वेश्चन सही कर लिए तो ये मान के चलिए कि अगर 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 60,000 बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो जो 40,000 बच्चे हैं वो उनमें हमें आना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, इसका टाइप क्या होता है, इसमें पूछा क्या जाता है, इसके क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। आज हम लोग पूरी चर्चा इस इनपुट आउटपुट टॉपिक की करने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा भी है कि बिना पढ़े यानी बिना देखे अगर कोई समझाया नहीं है आपको इस टॉपिक को तो फिर आपके लिए बहुत ही कठिन टास्क हो जाता है। 2 चीजें होती हैं, एक इसका लॉजिक पहचानना और फिर उसको लगाना क्वेश्चंस में। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 2 नामों से बना है। पहला इसका जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा है इनपुट और दूसरा लिखा हुआ है आउटपुट। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में इनपुट भी होगा, यानी इनपुट का मतलब किसी चीज को डालना, और आउटपुट का मतलब बाहर कोई चीज को निकालना फाइनली। तो पहले तो मैं इसकी पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं कि ये है क्या। ये बेसिकली इसको एक और नाम दिया जाता है मशीन इनपुट, यानी एक मशीन काम कर रही होती है। वो मशीन काम कर रही होती है तो जब भी कोई मशीन काम करती है या कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें इनपुट डाला जाता है और फाइनली बाहर से क्या निकलना शुरू हो जाता है, आउटपुट जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये पूरा एक मशीन का फॉर्मेट है। तो समझिएगा, जैसे मान के चलो हम एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली किसी फैक्ट्री में गए, तो जब आप बाहर खड़े थे, या कोल्ड ड्रिंक नहीं कोई और चीज बन रही है, कोई चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में हम गए, तो जब हम बाहर खड़े थे फैक्ट्री के तो हमसे किसी ने पूछा कि ये किस चीज का फैक्ट्री है। तो मैं कैसे बता सकता हूं ये किस चीज का फैक्ट्री है? उस फैक्ट्री से जो ट्रक बाहर निकल रहे हैं उसमें प्रोडक्ट रख के जा रहा है, तो मैंने उस प्रोडक्ट को निकाल के देखा और मुझे दिखा कि चॉकलेट है इसमें। तो हम समझ गए कि इस फैक्ट्री में क्या बनता है, चॉकलेट बनता है। यानी हमने क्या देखा जिससे हमें पता चला कि ये किस चीज की फैक्ट्री है? तो हमने देखा आउटपुट, क्योंकि आउटपुट निकल के बाहर जा रहा है। तो हमने आउटपुट को उठा के देख लिया कि ये किस चीज की फैक्ट्री है। बेसिकली इस वाले टॉपिक में भी यही है कि आपकी जो पहली नजर होगी वो आपकी आउटपुट पे होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस फैक्ट्री में बनना क्या है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अब हम उस फैक्ट्री में इंटर करते हैं कि बनता कैसे है। तो जब हम इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहला कैबिन नजर आया। इस कैबिन को हमने बोला कैबिन नंबर 1। जब हम कैबिन नंबर 1 में गए तो वहां पे
बॉक्स में रॉ मटेरियल रखा हुआ था। रॉ मटेरियल का मतलब जिससे चॉकलेट बनाई जाती है, कोको हो गया या फिर कोई और फल हो गया, वो रखे हुए थे। कई टोकरियों में भरे पड़े थे, उसमें और भी सामान रखा हुआ था पहले कैबिन में। तो हम ये समझ गए कि जो पहला स्टेप है वो इसका इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। इनपुट में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिसका कुछ पता ही नहीं है, मतलब उसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि क्या बन रहा है फैक्ट्री में, सब ऐसे ही कचड़ा सा डला हुआ है। अब हम आगे बढ़े तो हम फिर पहुंचे कैबिन नंबर 2 में। और जब हम कैबिन नंबर 2 में पहुंचे तो कैबिन नंबर 2 में हमें दिखा कि ये जो कच्चा माल था ये इस कैबिन नंबर 2 में जाके इसकी पिसाई हो रही है, यहां पे ग्राइंडिंग चल रही है। तो हम समझ गए कि ये तो इनपुट था स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 में क्या चल रहा है? इसकी ग्राइंडिंग चल रही है। हम स्टेप 2 में पहुंचे। स्टेप 2 में पहुंचे तो इसमें उस जो मटेरियल यहां से निकल के आया उसमें एक फ्लेवर डाला जा रहा है ऊपर से, तो इसमें फ्लेवर डाला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचे, स्टेप 3 में, तो हमने देखा कि अब जो मटेरियल यहां पे बना था उसको यहां पे फ्रीज किया जा रहा है, यानी जमाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचे तो अगले स्टेप पे हमने स्टेप नंबर 4 में देखा, यानी कि चौथे कैबिन में देखा कि इस कैबिन में उनको स्लाइस में काटा जा रहा है, स्लाइस में कट रहे हैं वो सारे। फिर हम आगे बढ़े तो स्टेप नंबर 5 में पहुंचे तो कटने के बाद यहां पे कुछ पैकेट रखे हुए हैं, यानी उनको रैप किया जा रहा है, रैप हो रही है चॉकलेट। अगले स्टेप में जब हम पहुंचे तो जो चॉकलेट रैप हुई है उस रैप पे क्या हो रहा है? मार्क लग रहा है कंपनी का मार्क लग रहा है, यानी उस पे सब पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कंपनी का मार्का लगता जा रहा है, मॉल लगती चली जा रही है, कंपनी का नाम। और फाइनली यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ था और इस बॉक्स में वो चॉकलेट गिरती चली जा रही है, यानी ये क्या हो गया? आउटपुट। हमने बाहर जब फैक्ट्री के देखा था तो यही देखा था, और जब हम अंदर गए तो इतना सारा सब कुछ देखते हुए चले आए, समझ गए? यानी एक इनपुट था, इनपुट में कचरा था, सब ऐसे ही डला हुआ था, तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होते 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 फाइनली हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। तो यही पूरी प्रोसेस यानी यही पूरी मशीन की कहानी इस इनपुट आउटपुट में चलेगी। उम्मीद करता हूं कि कहानी तो आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि हम लोग अपने सिलेबस में क्या पढ़ेंगे। तो जब हम लोग अपने सिलेबस में जाएंगे तो ऐसी ही मशीन होगी और इनपुट दिया जाएगा। इनपुट जो आपको दिया जाएगा उस इनपुट में कचरा यानी रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होगा? तो रॉ मटेरियल जो है वो संख्याओं में हो सकता है, वो शब्दों में हो सकता है, संख्याओं और शब्दों का मेल हो सकता है, सब मर्ज करके रखा हो सकता है, और उनका कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 2, 6, 11, 9, 5, 10, 2, कुछ भी 3 लिख दिया, ऐसे कुछ भी संख्याएं डली हुई हैं। लेकिन जब हमने आउटपुट पर नजर डाली तो ये संख्या कुछ ऐसी लिख के आ रही थी, 2, 3, 5, 6, 9, 10 और 11। तो आउटपुट में जब आपने नजर फेंकी तो आपको क्या दिखा कि सारी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में लगाई गई हैं। इन सारी संख्याओं को किस में लगाया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया। तो इनपुट में था क्या? कुछ भी डला हुआ था, और आउटपुट में उनको सेट किया गया है। तो आपको सबसे पहले आउटपुट में ये देखना है कि क्या किया गया है। जैसे इसको तो आपने पहचान लिया कि सब सारी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में लगी हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखी हुई है। लेकिन वहां पे लॉजिक कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये ऐसा लिखा होता 2, 6, 10, 3, 5, 11। अब मान लो आउटपुट में ये लिखा होता तो आप क्या पहचानते इसको कि क्या किया गया है आउटपुट में? तो आप कहते कि पहले सम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, फिर विषम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यही कहानी है। तो आपको आउटपुट में ये पहचानना है कि इसमें क्या हो रहा है, और यही सबसे कठिन काम है।
यानी क्वेश्चन को देखते ही आउटपुट देखना है, आउटपुट में पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो फिर आप मशीन को देख के स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कहानी। अब बात आई कि मशीन कितने तरीके की होती है इस इनपुट आउटपुट में। तो मशीन इसमें जो भाई फैक्ट्री में जो मशीन लगाई गई है वो मशीन भी तो अलग अलग काम करने वाली होगी। किसी के स्टेप किसी तरीके के होंगे, किसी के स्टेप किसी तरीके के होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग मशीन देखेंगे वो दो तरह की देखेंगे। एक को कहा जाएगा शिफ्टिंग और एक को कहा जाएगा अरेंजमेंट। शिफ्टिंग मशीन जो होती है, तो शिफ्टिंग जैसे कि नाम ही पता है हमें, धक्का देना, और अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित करना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। धक्का देने का मतलब हुआ कि मान लो एक पूरी क्लासरूम खाली डला हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे पहली डेस्क पे पहले रोल नंबर वाले को बैठना है, और जब पहला रोल नंबर वाला आया तो हमने उससे कह दिया कि आप सबसे पीछे वाली डेस्क पे बैठ जाओ, अभी कोई नहीं है क्लास में। वो बैठ गया। अब आया दूसरा रोल नंबर वाला, तो हमने क्या कहा, जो लास्ट डेस्क पे बैठा था उससे कह दिया भैया आपको आगे तो आना ही है, एक डेस्क आगे आ जाओ, उनको बैठ जाने दो। यही प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। तीसरा वाला आया तो फिर ये लोग खिसक गए आगे, चौथा वाला आया फिर आगे खिसक गए, पांचवा वाला आया फिर आगे खिसक गए। एक नंबर वाला खिसकते 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 पहले नंबर पे आ जाएगा अपने आप कि नहीं आ जाएगा, और बाकी सारे लोग अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके साथ साथ वो सारे खिसक रहे होंगे। यानी कि इसको हमने क्या बोला, धक्का देना। यानी पीछे से एक नंबर वाले को दो नंबर वाले ने धक्का दिया, वो आगे खिसक गए। दो नंबर वाले को पीछे से तीन नंबर वाले ने धक्का दिया, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। यानी कि ये शिफ्टिंग प्रोसेस है। तो शिफ्टिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी, धक्का देना। अरेंजमेंट प्रोसेस क्या है? अरेंजमेंट प्रोसेस का मतलब है कि लोग बाहर खड़े हैं, 10 लोग, 10 डेस्क है, 1 2 3 4 5 6 उनके रोल नंबर लिखे हुए। हम सबसे पहले जाते हैं और जो पहले रोल नंबर वाला है उसको पकड़ के लेके आते हैं और उसको अपनी सीट पे बिठा देते हैं और उससे कह देते हैं अब यहाँ से हिलना मत, ये आपकी जगह है। बात समझ गए? फिर हम जाएंगे तो किसको ढूंढेंगे? दूसरे नंबर वाले को। फिर किसको ढूंढेंगे? तीसरे नंबर वाले को। तो इस काम में क्या कर रहे हैं हम लोग, जिसकी जो जगह है उस पे उसको व्यवस्थित कर दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं अब आप यहाँ से नहीं हिल सकते। दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट मेथड। दोनों मेथड की कहानी समझ में आई? एक में शिफ्ट होता है और एक में सीधे व्यवस्थित कर दिया जाता है उनकी जगह पे। सबसे पहले हम लोग शिफ्टिंग मेथड की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें इनपुट दिया गया है, ये इनपुट है। इनपुट जो दिया गया है, अब देखते हैं कि शिफ्टिंग कैसे होगी। हमें आउटपुट इसमें पहले ये तो बताना पड़ेगा बनाना क्या है इस मशीन से। तो हमने कह दिया हमें आउटपुट में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है इनको। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले 25 आना चाहिए, फिर 49 आना चाहिए, फिर 64 आना चाहिए, फिर 81 आना चाहिए और फिर 100 आना चाहिए। इस फॉर्मेट में हमें इनको लगाना है। तो दोस्तों जब शिफ्टिंग शुरू होती है तो धक्का कौन देगा? भाई कोई ना कोई तो आगे आके धक्का देना शुरू करेगा। तो धक्का वो आदमी देगा जिसको सबसे आखिरी में जाना है। तो यहाँ पे जो सबसे आगे जो व्यक्ति आएगा वो पर्सन आएगा जिसको सबसे आखिरी में जाना है, क्योंकि वही तो खिसकता 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 लास्ट में पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किसको उठाया स्टेप 1 में, पहले स्टेप में तो हमने 100 को उठाया। भाई 100 को ही सबसे आखिरी में लगना है, तो 100 को उठाया और स्टेप 1 में हमने क्या किया, 100 को सबसे आगे लेके आ गए। तो हमने लिखा 100। बाकी सब एज इट इज डले रहे, 81, 49, 64 और 25। इनको हमने नहीं छेड़ा, बाकी सब अपनी जगह पर डले रहे। अब क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में अब कौन धक्का देगा 100 को, जिसको 100 के पहले आना होगा। 100 के पहले किसको लिखा हुआ है, 81, यानी 81 यहां से उठ के और 100 के आगे आके 100 को धक्का देगा। यानी सबसे आगे कौन आएगा, 81, 100 को शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाकी सब एज इट इज अपनी जगह पे डले होंगे। सब अपनी जगह पे डले हुए। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में क्या होगा, तो तीसरे स्टेप में हमने देखा कि अब 64 को आना है, तो यहां से हमने किसको उठाया, 64 को। यहां से हमने 81 को उठाया था,
64 को उठा के सबसे आगे लेके आया, यानी कि 64, 81, 100 और बाकी सब एज इट इज डले रहेंगे 49 और 25। अब किसकी कहानी आएगी आगे? तो अब उठ के आएगा कौन? 49, यानी अब इसको उठाया जाएगा। तो 49 आया, 64 को धक्का लगाएगा, यानी स्टेप 4 में क्या हुआ? 49, 64, ये सब खिसक गए, 81, 100 और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 25। क्लियर? अब किसकी बारी है? तो अब 25 की बारी है। 25 आगे आएगा, 49, 64, 81, 100। क्या यही हमें चाहिए था? तो आप कहेंगे हाँ सर यही चाहिए था। तो स्टेप 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। बात समझ गए? यानी जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। कौन से स्टेप में मिला? कौन से जो हम कहें कौन से चरण में मिला ये? तो हम कह देंगे कि ये हमें 5वें चरण में हमें अपना आउटपुट मिल गया। अब दोस्तों एक चीज बताओ, इस पूरे इनपुट में कितने एलिमेंट डले थे? एलिमेंट मतलब पद। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट डले थे और 5 ही स्टेप में क्या मिला? आउटपुट मिला। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि शिफ्टिंग मशीन में यानी शिफ्टिंग मेथड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं। पहली चीज समझ में आई? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं, क्योंकि हर चरण में आपको काम करना पड़ा। काम का मतलब 100 उठ के आया तो किसी को जंप करके आया, वो किसी को जंप करके रखा गया। ऐसा नहीं हुआ एक भी बार कि किसी को उठाना ही ना पड़ा हो, वो अपनी जगह पे रखा हो। तो ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। तो कितने स्टेप लग गए? 5 स्टेप। अब क्वेश्चन ये बना कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शिफ्टिंग मेथड में एक आध स्टेप कम हो जाए? तो आप कह दोगे कि हो सकता है कि एक स्टेप इस पूरी कहानी में कम हो जाए। वो कब होगा? जो आपका कचड़ा डला हुआ था, उस कचड़े में जो सबसे बाद में आउटपुट में लगाना जाना है, जो सबसे बाद में लगाया जाना है आउटपुट में, वो अगर कचड़े में सबसे आगे डला होता तो क्या उसको उठाना पड़ता आपको? नहीं उठाना पड़ता। मतलब आपका इनपुट अगर ये होता 100 पहले ही डला होता पहले नंबर पे, तो क्या 100 पे कोई काम करना पड़ता? नहीं। तो आपका स्टेप 1 कहां से शुरू होता? 81 को आगे आके लगाते, इधर लगाते, फिर बाकी सब लगना शुरू हो जाते, तो एक स्टेप कम हो जाता। तो अगर आउटपुट में जो सबसे आखिरी में चाहिए है वो अगर सबसे पहले इनपुट में डला हुआ है तो एक स्टेप की कमी हो जाएगी। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी। मैं इसीलिए बहुत स्लोली आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अरेंजमेंट मेथड। ये मेथड टिपिकल है, कठिन है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा या आपकी परीक्षा में आएगा या कहीं भी टकराएगा आपको, तो वो किससे टकराएगा? अरेंजमेंट मेथड से, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। अरेंजमेंट मेथड में क्या होगा? तो अरेंजमेंट मेथड में भी हमें आउटपुट में बनाना है यही, यानी आउटपुट तो यही है, हमें बनाना यही है, लेकिन इसमें तरीका अलग होगा। इसमें जो सबसे आखिरी में चाहिए है उसको उठा के आगे नहीं रखना है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी। इसमें तो जो सबसे आगे चाहिए है उसी को सबसे पहले उठा के उसकी जगह पे चिपका देना है। ये है क्या? अरेंजमेंट मेथड। यानी इसमें जो सबसे पहले उठाया जाएगा स्टेप 1 में, कौन उठाया जाएगा? तो आप कहोगे स्टेप 1 में जो सबसे पहले उठाया जाएगा वो 25 उठाया जाएगा। यानी इनपुट में से हमने 25 को पकड़ा और सबसे आगे आके लगा दिया। आगे मतलब 81 के आगे, 81 के आगे लगा दिया। अब इसके बाद कौन आएगा? 81, फिर कौन आएगा? 49, फिर कौन आएगा? 64, और फिर कौन आएगा? 100, क्योंकि 25 तो उठ चुका है। क्या यही बनेगा स्टेप 1? स्टेप 2, स्टेप 2 में जब आप जाओगे तो अब 25 तो अपनी जगह पे सेट हो चुका है, वो तो हिलेगा नहीं। अब जिसको भी लगाना है 25 के बाद लगाओगे और 81 के पहले लगाओगे। तो आपने कहा कि अब कौन उठना चाहिए? तो दूसरा नंबर 49 का है, तो आपने कहा सर अब 49 को उठाना है।
और कहाँ लगाना है, 81 के आगे और 25 के बाद। तो आपने कहा सर 25 के बाद लगा देते हैं इसको। 25 के बाद हमने 49 को लगा दिया, 49 आ गया 25 के बाद, ये दोनों सेट हो गए। अब बाकी सब एज इट इज डाल दिए, 81, 64 और 100। क्लियर? 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 लोग सेट हो चुके हैं, लेफ्ट पे आके सेट होते जा रहे हैं, बाएं तरफ आके और चिपकते चले जा रहे हैं। तीसरा स्टेप, अब आपने कहा तीसरे स्टेप में किसको उठाना है, तो आपने कहा तीसरे स्टेप में 64 उठेगा, 64 को ही लगाना है। किसके पहले? 81 के पहले। तो आपने 25 लिखा, 49 लिखा और 64 को उठा के 81 के पहले रखा, 81 और 100। अब किसको उठना है, तो आपने कहा सर अब 81 को उठना है, और 81 को उठा के किसके पहले रखना था, 81 के ही पहले रखना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी 81 का ही नंबर आ गया अब 64 के बाद, और वो तो अपनी जगह पे रखा हुआ है, उस पर तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। 64 के बाद तो 81 अपनी जगह पे है ही। तो आप कह दोगे ये ऑटो अरेंज हो गया, अपने आप सेट है ये अपनी जगह पे। अब 81 के बाद अब किसका नंबर आना है, 100 का, और 100 भी अपनी जगह पे क्या है, ऑटो अरेंज। तो क्या यही हमें आउटपुट में चाहिए था, और यही हमारा बन गया। तो ये कितने स्टेप में कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म हो गई 3 ही स्टेप में। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि 2 स्टेप ऑटो अरेंज हो गए। ऑटो अरेंज का मतलब ये 81 पे कोई काम नहीं करना पड़ा आपको, और 100 पे कोई काम नहीं करना पड़ा आपको, ये अपनी जगह पे अपने आप सेट हो गए। तो इसको कहते हैं ऑटो अरेंज होना। तो इसीलिए अरेंजमेंट कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप ऑटो अरेंज हो जाते हैं और हमें उनको पकड़ना पड़ता है। तो ये स्टेप 3 में हो गया। इसमें स्टेप फिक्स नहीं होते अरेंजमेंट में, हम पहले से बता ही नहीं सकते कितने स्टेप में ये कहानी खत्म होगी, हमें उनको चलाना पड़ेगा मशीन को, तब पता चलेगा कि कितने स्टेप में ये अपने आप आउटपुट बन गया। इसमें कई स्टेप ऑटो अरेंज हो जाते हैं। अब बात आई कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी मशीन चल रही है इन दोनों में से। तो जब आपको जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो आपके पास आएगा, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होगा कि आपको पहले एक मशीन दी जाएगी और उस मशीन को आपको पहचानना पड़ेगा, और जब आप उस मशीन को पहचानोगे तब आप देखोगे कि अरेंजमेंट की दी गई है कि शिफ्टिंग की दी गई है। यानी कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन, पूरी एक मशीन बनी होगी, इनपुट होगा, उसके चरण होंगे, आउटपुट होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में एक नया इनपुट दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा जैसा ऊपर मशीन में काम किया गया है वैसे ही काम इस इनपुट पे करना है। तो जो ऊपर मशीन दी गई है पहले उसको पहचानना पड़ेगा। तो उस मशीन में आपको क्या क्या देखना है जो उन्होंने दिया है आपको, तो उस मशीन में सबसे पहले आपको देखना है आउटपुट, कि आउटपुट में क्या बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ऐसे वहाँ पहचानो कि आउटपुट में क्या चाहिए। दूसरा फिर ये देखो कि मशीन शिफ्टिंग की है कि अरेंजमेंट की है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि शिफ्टिंग है कि अरेंजमेंट है, तो ये पता लगेगा ऐसे, स्टेप 1 में जो पहला एलिमेंट होगा वो ऐसे भाग रहा होगा, तिरछा ऐसे भाग रहा होगा। ये देखो पूरी मशीन ऐसे चल रही है कि नहीं, तो ये क्या कहलाती है, शिफ्टिंग। देखते ही पता चल जाएगा कि शिफ्टिंग है। और अरेंजमेंट में क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो सारे स्टेप में कैसा होगा, समान होगा, समान है। यानी पहला एलिमेंट अगर सेम है सारे स्टेप में तो वो अरेंजमेंट की मशीन है, और अगर पहला एलिमेंट ऐसे शिफ्ट करके जा रहा है तो वो शिफ्टिंग की मशीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो मैं इतनी देर से आपको बहुत स्लोली, कि आपको पहले पूरा दिमाग में सेट हो जाए कि ये है क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ मशीन चला लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। चलते हैं।
अब हमें इनपुट दिया गया है ये, और जो इनपुट हमें दिया गया है इस इनपुट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने पहले ही कह दिया आपको कि आउटपुट में हमें चाहिए है बढ़ते हुए क्रम में। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो मशीन चलेगी वो मशीन हमें चलानी है अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट जो दूसरी वाली मशीन हमने इस तरफ वाली बताई थी वही मशीन चलानी है। तो जब आप इसका पहला स्टेप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो स्टेप 1 में सबसे पहले कौन आना चाहिए, तो इस पूरी कहानी में सबसे छोटा जो होगा वो उठ के सबसे आगे आएगा कि नहीं, तो आप कह दोगे सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 को लेफ्ट साइड में सबसे आगे रखा जाएगा, बाकी सब एज इट इज रख दो। 4 6 2 8 5 7 3 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 1 तो अपनी जगह पे सेट है, अब हमें रखना किसको है भाई, 1 अपनी जगह पे अगर सेट है तो अब हमें किसको लेके आना है, तो अब उठ के आएगा 2, और किसके पहले, 4 के पहले, तो 2 को रखा, 4 6 8 5 7 3। अब तीसरे स्टेप में कौन आएगा, तो तीसरे स्टेप में 3 उठ के आएगा, और कहाँ आएगा, 4 के पहले, तो 1 2 3 4 6 8 5 7, यहां तक क्लियर। अब चौथे स्टेप में किसका नंबर आएगा, अभी 3 उठाया था, अब 4 को उठाना है, और 4 को उठा के 4 के ही पहले तो रख नहीं सकते, उसी का नंबर आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑटो अरेंज। तो ऑटो अरेंज कौन हो गया भाई, इसमें 4 ऑटो अरेंज हो गया। तो यहां तक तो सेट हो गया अब ये अपने आप, यानी तीसरे स्टेप में चौथा एलिमेंट भी अपनी जगह पे सेट है। अब किसको रखना है, तो अब आपने कहा कि सर अब 5 को रखना है, तो हमने 5 को उठाया, और किसके आगे रखोगे, तो ये तो सेट हो चुके, 6 के आगे रखोगे, तो 1 2 3 4 5 को उठा के 6 के आगे रखा, 8 7, यहां तक क्लियर। अब अगले स्टेप में किसको उठाना है, 5 को उठाया, तो अब 6 को उठा के और 6 के ही आगे रखना है, तो 6 के आगे रखा नहीं जा सकता, तो ये ऑटो अरेंज हो गया, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे रखा है, 5 के बाद 6 ही आना है, तो ये ऑटो अरेंज है। तो अब किसको उठाना है, 7 को उठाना है, तो 7 को उठा के किसके आगे रखेंगे, तो ये तो सेट है अपनी जगह, 8 के पहले रखेंगे, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 उठ के 8 के पहले आया, और यहाँ आ गया। अब अगले स्टेप में किसको उठाना है, 8 को, और 8 के ही पहले रख नहीं सकते, तो ये अपनी जगह पे ऑटो अरेंज हो गया। क्या यही हमारा आउटपुट है, यही तो बनाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने कहा सर यही बनाना था। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें आउटपुट कितने चरण में मिला, 5 चरण में मिला, और जबकि इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 3 6 और 2 8 एलिमेंट थे, और 5 चरण में हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो ऐसे लिखना भी आना चाहिए। अब अगर मशीन समझ में नहीं आ रही है तो उसमें देख लो स्टेप में क्या हो रहा है, और वैसे ही लिख डालो, रफ पे लिख डालोगे तो काम हो जाएगा, आप उसमें निकाल लोगे जो भी इनपुट आपको दिया गया होगा। इतनी बात समझ में आई। अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग चलते हैं कि हमें लिखना ना पड़े तो हम कैसे कर लेंगे। अगर आपको लिखना ना पड़े तो तरीका समझिएगा। स्टेप 1 में सबसे पहले नंबर पे किसको उठाना था, तो सबसे छोटे नंबर को उठाना था, तो सबसे छोटा नंबर कौन था, 1, तो हमने इसको उठा लिया और लिख दिया पहला स्टेप। क्या लिख दिया, पहला स्टेप, यानी पहले स्टेप में 1 को उठा के हमने सबसे आगे पहुंचा दिया। फिर हमारा किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर, तो दूसरे स्टेप में कौन उठेगा, ये उठेगा, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। इसको उठा के कहां पे ले गए, तो 4 के पहले। भाई 1 को उठा के आप कहां ले गए थे, 4 के पहले। अब 2 को उठाओगे तो 4 के पहले ही जाएगा वो, 1 के बाद, 1 तो अपनी जगह पे सेट है, तो आपने कहा 2 को उठा के लेके गए 4 के पहले। इतनी बात समझ में आई। अब कौन उठेगा, 3, तो तीसरे स्टेप में उठेगा 3, कहां लेके जाओगे, 4 के पहले। यहां तक क्लियर। अब नंबर किसका आया, 4 का, और 4 के ही पहले रख रहे थे आप, तो इसी का नंबर आ गया। तो ये कौन सा स्टेप का पार्ट हो जाएगा, ये तीसरे ही स्टेप का पार्ट हो जाएगा कि नहीं, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 3 ऑटो अरेंज, यानी तीसरे स्टेप में 4 भी अपनी जगह पे सेट है। भाई तीसरा स्टेप अगर आपसे लिखने के लिए कह दिया जाए तो कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सबसे पहले जो उठा था वो पहले नंबर पे होगा, फिर जो उठा वो दूसरे नंबर पे होगा, फिर जो उठा वो तीसरे नंबर पे होगा, और 3 तीसरा स्टेप लिख रहे हो तो 3 का मतलब तीसरे ही स्टेप में 4 भी लिखा हुआ है अगला। उसके बाद सब ऐसे ही लिख दोगे, 6 फिर 8 फिर 5 और फिर 7। तो ये कौन सा स्टेप लिख लिया हमने, तीसरा स्टेप।
ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस दिए गए इनपुट के लिए चौथा स्टेप क्या होगा, तीसरा चरण लिखिए, दूसरा चरण लिखिए, पांचवा चरण लिख लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास चौथे नंबर पे किसको लाना है, तो अब हम जिसको भी उठा के लेके आएंगे वो 6 के पहले रखा जाएगा, तो चौथे नंबर पे उठेगा 5 और उसको किसके पहले रखा जाएगा, 6 के पहले। भाई बाकी सब तो आगे लग चुके हैं, 6 डला है, 6 के पहले ही रखेंगे, तो 5 को उठा के हमने रखा 6 के पहले। अब किसका नंबर है, 6 का नंबर और 6 के पहले ही, तो ये ऑटो अरेंज है। तो किस स्टेप का पार्ट है ये, चौथे ही स्टेप में ये भी काम हो जाएगा, 6 अपनी जगह पे सेट है, यानी 6 पे कोई काम नहीं करना पड़ा। चौथे ही स्टेप में जैसे ही 5 को उठा के उसके आगे रखा और 6 अपनी जगह पे सेट हो गया, तो चौथे ही स्टेप में सेट हो गया। अब किसको रखना है, तो अब 8 और 7 बचा है, तो 7 को उठा के 8 के आगे रखोगे, तो जो अगला स्टेप होगा 5वां, उसमें क्या होगा, 7 को उठा के किसके आगे रखा, 8 के आगे, और 8 अपनी जगह पे अपने आप सेट हो गया, तो 5 कितने स्टेप में कहानी खत्म हो गई, 5 स्टेप में। तो ये ट्रिक मेथड है इसका, हमें लिखना नहीं पड़ेगा इतना, ये इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये अगर मान लो आपसे कह दिया जाए, इसी में ध्यान देना, इसमें कहा जाए चौथा स्टेप लिखिए, दिए गए इनपुट के लिए चौथा चरण क्या होगा, तो आप कहोगे पहले चरण में बस 1 उठेगा आगे, दूसरे चरण में क्या होगा, बस 2 उठेगा आगे जाएगा 4 के, तीसरे चरण में 3 उठेगा 4 के आगे जाएगा, तीसरे ही चरण का पार्ट ये भी हो गया। अब कौन उठेगा चौथे चरण में, तो 5 उठ के जाएगा और किसके आगे जाएगा, 6 के आगे, हो गए 4। लिख लो, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा 2, फिर 3, फिर कौन आएगा 3 4, फिर आएगा 5। अब जो कटे नहीं है वो डाल दो, 6 8 7, 6 8 7, ये कौन सा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। जो हमने अभी लिखे थे ना, उसमें चौथे नंबर पे यही लिखा होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट, अगले प्रोसेस पे चलते हैं। हमने लिखा है, ये एक और इनपुट लिखा है। इस इनपुट को अगर हम कहें आपसे कि इस इनपुट को आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी आउटपुट हमने बता दिया कि आउटपुट क्या है, आपको बढ़ते हुए क्रम में इस इनपुट को सेट करना है। और जब इस इनपुट को बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है, तो सबसे पहले कौन उठेगा भाई, अरेंजमेंट मेथड है, तो अरेंजमेंट मेथड में सबसे पहले वही उठता है जो सबसे आगे लगना है। तो अगर आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना चाहते हो तो सबसे छोटा वाला नंबर उठेगा आगे, तो आप कहोगे 1 को उठा लेते हैं सर, 1 को उठा लिया। क्लियर, 1 को उठा लिया। चलो 1 को उठा के 4 के आगे लगाया, अब कौन उठेगा, 2 को उठाया, किसके आगे लगाया, 4 के आगे, फिर किसको उठाया जाएगा, 3 को उठाया जाएगा, किसके आगे लगाया, 4 के आगे। अब 4 का ही नंबर आ गया, तो ये तीसरे स्टेप का पार्ट हो गया, 3 क्लियर। अब किसको उठाना है, 5 को, और किसके आगे लगाना है, 6 के आगे, चौथा स्टेप 6 के आगे लग गया 5। और 5 को जैसे ही 6 के आगे लगाया आपने, तो अब किसका नंबर आ गया, 6 का, तो आप कहोगे चौथे ही स्टेप का पार्ट है सर ये तो। अब किसका नंबर आएगा, तो 7 का ही नंबर है भाई, 7 के ही आगे लगाना है, तो 7 8, तो ये भी चौथे ही स्टेप के पार्ट हो गए कि नहीं, ये तो अपनी जगह पे सेट है बिल्कुल। जैसे ही आपने उसको आगे लगाया तो सब अपने आप सेट हो गए कि नहीं। अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, तो स्टेप 1 में क्या लिखा जाएगा, तो स्टेप 1 में आप कहोगे पहले 1 उठेगा, 4 2 6 5 7 3 8। दूसरे स्टेप में जब आप जाओगे तो 1 के बाद क्या उठ के जाएगा, 2, 1 के बाद 2 उठा, और फिर उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, 4 6 5 7 3 8। तीसरे स्टेप में जब आप जाओगे तो 1 2 तो अपनी जगह पे सेट है, 3 उठ के आएगा, और 3 उठ के आके 4 के आगे आ गया, तो 3 4 6 5 7 और 8। चौथे स्टेप में जब आप जाओगे तो ये तो अपनी जगह पे सेट है, तीसरे स्टेप में 4 भी सेट हो गया, उठाया 3 को था लेकिन 4 अपनी जगह पे सेट हो गया। अब आपने 5 को उठा के यहाँ पे रखना है, तो जैसे ही आपने 5 को उठा के और वहां पे रखा, तो 6 7 8 ये तीनों अपनी जगह पे सेट हो गए कि नहीं हो गए।
इसीलिए तो चौथे स्टेप में कहानी खत्म हो गई। तो देखो 4 डैश 4 डबल डैश 4 ट्रिपल डैश 6 7 8, उनमें किसी को उठा ही नहीं सकते, वो तो सब अपनी जगह पे लाइन से डले हुए हैं। तो हमें आउटपुट मिल गया फिर। तो चौथे स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। कहानी समझ में आई? अगर आपसे इसी में कह दिया जाता कि तीसरा स्टेप लिखिए, ध्यान देना, फिर हम लोग इसको मैच भी कर लेंगे। इसी में अगर आपसे कह दिया जाता तीसरा स्टेप लिखिए, तीसरा चरण लिखिए, तो तीसरा चरण कैसे लिखते? आप इसमें काटते हुए 3 नंबर तक जाते। तो पहला, फिर दूसरा, 4 के आगे गया, फिर तीसरा कहाँ गया? 4 के आगे, और ये क्या हो जाएगा? 3 डैश हो गया। 3 तक ही जाना था मैं, 3 नंबर तक, 3 नंबर तक आ गए। अब लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, फिर किसको लिखेंगे? 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 3 डैश यानी 4, बस बाकी लिख दो ऐसे ही 6 5 7 8, 6 5 7 8। ये तीसरा चरण हो गया आपका। इसको और इसको मैच कर लो जरा, एक ही जैसे हैं क्या ये दोनों? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 5 7 8, 6 5 7 8। तो यहाँ से हमारा टाइम बच जाएगा, हम डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे, तो आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे जाएंगे तब फिर इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आज की क्लास पूरी कॉन्सेप्ट क्लास है कि इस वीडियो को देख के आप इनपुट आउटपुट के बारे में पूरा एक्सप्लोर कर लोगे क्या होता है। क्लियर? चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, देखो जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा। यानी वो सबसे पहले क्या देगा आपको? तो उसने सबसे पहले आपको दी एक मशीन, ये एक मशीन है, उसने ये मशीन आपको दिखा दी। उसने मशीन दिखाई, इसमें कुछ नहीं है, भाषा लिखी हुई है, और इस भाषा में लिखा हुआ है कि भाई एक मशीन दी गई है, इसका चरण ये हिंदी में देख लो इसको। एक संख्या और शब्द व्यवस्थित करने वाली एक मशीन शब्दों और संख्याओं में एक इनपुट लाइन दी गई है, प्रत्येक चरण में से एक विशेष नियम का पालन करते हुए पुनर्व्यवस्थित करती है। इनपुट और पुनर्व्यवस्था उदाहरण दिया गया है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। हमारा मतलब केवल कहाँ शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, बस। हमें बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें देखो आउटपुट कौन है, तो यही सबसे आखिरी चरण है, यही आउटपुट होगा। आउटपुट में क्या किया गया है पहले ये पहचानना। मैंने आपको बोला था ना, आप क्वेश्चन करना बता रहे हैं कि कैसे करना है। पहले जो मशीन उन्होंने हमें दी है उस मशीन में आउटपुट में ये पहचानो कि आउटपुट में किया क्या गया है। तो आपने आउटपुट देखा, तो आउटपुट में लिखा था बॉय 10, लाइन 40, राइट 50, यूनिट 70। यानी शब्द भी हैं और संख्याएं भी हैं, शब्द और संख्याओं का कॉम्बिनेशन है। तो लगाया कैसे गया है भाई इनको, तो पहचानते हैं जरा। तो पहले तो आप ही लोग खुद से देख के पहचान लो जरा, क्या समझ में आ रहा है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप कमेंट में डाल दो कि क्या क्या कह रहा है, क्या लॉजिक लगाया गया है, किस तरीके से सजाया गया है। तो आपकी नज़र केवल आउटपुट पे 2 मिनट के लिए रहनी चाहिए कि उसमें क्या लगाया गया। तो कई लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा कि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? लेटर्स को यानी शब्दों को डिक्शनरी क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले बी आता है, फिर एल आता है डिक्शनरी में, फिर आर आता है ABCD में, फिर यू आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले वर्ड को उठाओ और सबसे छोटा वर्ड रखो आगे। सबसे छोटा वर्ड का मतलब जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, जिसका पहला लेटर, उसको सबसे आगे रखोगे डिक्शनरी में। वर्ड से शुरू किया तो सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड उठाया। अब नंबर देखो, नंबर कैसी लगाई है, तो नंबर 10, 40, 50 और 70। यानी नंबर को भी कैसे लगाया गया है? बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। इतनी बात क्लियर? यानी नंबर को भी बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है और शब्दों को भी बढ़ते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया है। यहां तक समझ में आ गई होगी बात? क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, और ये कहानी शुरू कहां से हो रही है? सबसे पहले कौन उठाया जा रहा है? शब्द उठाया जा रहा है। तो हमने आउटपुट पहचान लिया कि पहले एक शब्द उठाओ, फिर उसके बाद सबसे छोटा शब्द उठाया, फिर सबसे छोटी नंबर, फिर उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ी नंबर, फिर उससे बड़ा शब्द, उससे बड़ी नंबर, ऐसे बढ़ रही है कहानी। तो आउटपुट पहचान लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा ये था मशीन पहचानो।
शिफ्टिंग है कि अरेंजमेंट है? भाई ये भी तो जरूरी है भाई, हम नहीं तो अपने चरण कैसे चलाएंगे? शिफ्टिंग कर दी आपने, और हो सकता है उसमें अरेंजमेंट हो तो चरण बदल नहीं जाएंगे। तो हमें पहले देखना है मशीन। तो मशीन देखने जब हम गए तो मशीन मैंने कहाँ से बताई थी देखना, पहले स्टेप में चरण 1 में बॉय सबसे आगे लिखा था, तो हमने देखा बॉय ही यहाँ पे लिखा है, बॉय ही यहाँ पे लिखा है, बॉय ही यहाँ पे लिखा है और बॉय ही यहाँ पे, यानी पहला वाला जो रखा तो वो हिला नहीं अपनी जगह से, इसका मतलब ये कौन सी मशीन है? अरेंजमेंट मशीन है, पहली चीज। दूसरा ये कि आप ये भी देख लो कि एक चरण में एक ही चीज पे काम किया जा रहा है कि 2 चीज पे काम किया जा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक एलिमेंट को उठा के इधर ले जाया जा रहा हो और एक एलिमेंट को उठा के इधर ले जाया जा रहा हो। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं 1 एलिमेंट प्रोसेस और दूसरे को कहते हैं 2 एलिमेंट प्रोसेस। मतलब एक ही चरण में हो सकता है 2 पदों पे काम किया जा रहा हो एक साथ, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आके ये देखो कि भाई जो पदों पे काम किया जा रहा है स्टेप 1 में किसको उठाया गया है, तो आपने कहा बॉय को उठाया गया, बॉय को उठा के यहाँ रखा। अब ये देख लो सब अपनी जगह पे डले कि नहीं, 50 लॉइन यूनिट 10 40 राइट 70, बाकी किसी पे काम नहीं किया गया, केवल बॉय को उठा के ले जाया गया। तो आप क्या कह दोगे? 1 एलिमेंट प्रोसेस। खत्म, इसको देख लिया, समझ गए पूरी कहानी। बस अब इसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, अब इसको यहीं से हटा दो। हटा दिया। अब चले हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको अलग से मशीन इनपुट दिया जाएगा। आपको एक इनपुट अलग से दे दिया, ये दे दिया उसने। अब उसने कहा कि आपको ये बताना है कि कितने स्टेप में इसका आउटपुट मिल जाएगा। जो हम लोग काम कर रहे थे ना अभी पीछे कि कितने स्टेप लग रहे हैं, तो वो यही पूछ रहा है कि कितने स्टेप में इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू कर देंगे। बेसिक क्या कहता है, स्टेप 1 लिखते आप, मशीन आपके पास है ही, उसमें क्या क्या हो रहा था, तो सबसे पहले सबसे छोटा लेटर वाला वर्ड उठाया जा रहा था, यानी सबसे पहले किसको उठाते? ब्राइट को। ब्राइट को पहले स्टेप में आगे रख देते, बाकी सब ऐसे ही लिख देते। फिर किसको उठाते? फिर 10 को उठा के ब्राइट के बाद लिख देते, बाकी सब ऐसे ही लिख देते। ऐसे 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 आप लिखते चले जाते हो, लास्ट में आपको आउटपुट मिल जाता। लेकिन हम इसमें बहुत टाइम लग जाता, हम रफ शीट पे इसको लिखते ही रहते, पता चला 8 स्टेप लग गए, 7 स्टेप लग गए, कब तक लिखोगे? तो हमने अभी वो मेथड बताया, उस मेथड से चलते हैं। सबसे पहले इसमें किसको उठाना है ये बताओ इसमें। तो पहले स्टेप में जो उठेगा वो वर्ड उठेगा सबसे छोटा, यानी डिक्शनरी में जो सबसे पहले आता है। तो आप क्या कह दोगे? पहला स्टेप। पहले स्टेप में ब्राइट सबसे आगे जाएगा, यानी किसके आगे गया? जंप के आगे। क्लियर? अब सबसे छोटी नंबर उठाई जानी है, तो सबसे छोटी नंबर कौन है? 10। दूसरा स्टेप, ये किसके पहले गया? ये भी जंप के पहले गया। यहां तक क्लियर? अब ब्राइट से बड़ा कौन सा लेटर है इसमें? तो वेन्यू वी नहीं है, टी नहीं है, जे, यानी अब नंबर किसका है? जे का, और जे के ही पहले रख रहे थे, तो इसी का नंबर आ गया। तो ये दूसरे स्टेप का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? 2 डैश। भाई जैसे ही आपने जंप के आगे 10 को रखा तो ब्राइट 10 और जंप तीनों अपनी जगह पे सेट हो गए। जंप पे कोई काम नहीं करना पड़ा, वो अपनी जगह पे एज इट इज सेट है। अब किसका नंबर है भाई? तो आपने कहा अब 35 का नंबर है। अब नंबर चाहिए हमें 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी तो 35 ही है, तो ये भी अपनी जगह पे एज इट इज है। तो आप लिख दोगे 2 डबल डैश, वो तो अपनी जगह पे सेट है। उसको कहाँ आप कहाँ लेके जाओगे? वो तो आगे ही है, सबसे आगे है वो, तो उसी का नंबर है। अब किसका नंबर है? तो जंप से बड़ा लेटर, तो वी और टी में पहले कौन आता है? तो टी आता है। तो ये स्टेप 3। तीसरे स्टेप में ये टॉय उठ के किसके आगे जाएगा? तो अब ये तो सब उठ चुके हैं, 90 बचा, 90 के आगे जाएगा। टॉय को उठा के कहाँ ले गए? 90 के आगे। क्लियर? अब कौन उठेगा? तो टी के बाद अब 40 नंबर देखेंगे, 35 से बड़ी, तो चौथे स्टेप में 40 उठ के कहाँ जाएगा? 90 के आगे। यहां तक क्लियर? अब कौन उठेगा? तो 40 के बाद अब भी उठेगा, तो ये 5वें स्टेप में कौन उठेगा? ये भी उठ के जाएगा 90 के आगे। अब 90 अकेला बचा, तो वो तो अपनी जगह पे सेट है, तो ये किस स्टेप का पार्ट है? 5 डैश। कितने स्टेप में कहानी खत्म हो गई? 5 स्टेप में। बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, जल्दी समझ आ जाएगी। जे को लिखा है ऐसे जे,
35, 10, 90, ब्राइट, वेन्यू, टॉय और 40। ऐसे लिख लो भैया, हमें लेटर से मतलब है ना। सबसे पहले कौन उठेगा, तो सबसे छोटा लेटर स्टेप 1 उठ के आया जे के आगे। फिर कौन उठेगा, सबसे छोटी नंबर, कहाँ आया, जे के आगे। अब किसको उठाना है, लेटर बी से बड़ा, तो जे ही है, तो ये उसी स्टेप का पार्ट है, दूसरे स्टेप का 2 डैश। अब किसको उठाना है, जे से, तो 10 से बड़ा नंबर, 10 से बड़ा नंबर 35 है, अपनी जगह पे सेट है भाई, ये तीनों तो उठ चुके हैं। अब किसका नंबर है, 35 का ही, वो 35 अपनी जगह पे है आगे, तो ये भी अपनी जगह पे सेट है, 2 डबल डैश। अब किसको उठाना है, तो 35 के बाद अब जे से बड़ा लेटर तो टी, तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, तीसरा स्टेप। कहाँ उठ के आएगा, ये 90 के आगे। अब कौन उठेगा, 40, कहाँ उठ के आएगा, 90 के आगे। अब कौन उठेगा, भी, पांचवा स्टेप, कहाँ उठ के आएगा, 90 के आगे। अब 90 का ही नंबर आ गया, तो 5 डैश, पांचवें स्टेप का काम है, खत्म। उम्मीद करता हूं पूरी बात समझ में आ गई, और अगर नहीं कर पा रहे ये तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। अरे अभी हमने लिख के तो दिखाए थे, एक एक स्टेप लिख डालना, और क्या करोगे, जब सारे स्टेप लिख लोगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। यहां तक क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हो गया इस तरीके का। दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि बाएं से पांचवा कौन होगा, किस स्टेप में, चौथे स्टेप में, चौथे चरण में बाएं से पांचवा कौन होगा, ये पूछ रहा है वो। चौथे चरण में बाएं से पांचवा कौन होगा। भैया चौथे चरण में पूछ रहा है तो पहले चौथे चरण तक चल लेते हैं। सबसे पहले किसको उठाया था, ब्राइट को, पहला चरण। फिर किसको उठाया था हमने, 10 को, दूसरा चरण। फिर किसको उठाया था, तो ये तो अपनी जगह पे सेट था, 2 डैश, और ये भी अपनी जगह पे सेट था, 2 डबल डैश। फिर किसको उठाना था, टी को, तीसरा स्टेप। फिर किसको उठाना था, 40 को, चौथा स्टेप। हो गया चौथा स्टेप, 4 स्टेप खत्म हो गए। अब वो कह रहा है चौथे स्टेप में बाएं से पांचवा कौन होगा। तो अगर आप चौथा स्टेप लिखते हो तो कैसे लिखोगे, पहले स्टेप में कौन आया, बी, फिर कौन आया, 10, फिर जे, फिर 35, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे टॉय, फिर चौथे नंबर पे 40। ये तो आगे आके सेट हो गए चौथे स्टेप में। अब जो बचे कुचे डले हैं वो ये आ जाएंगे, 90, वेन्यू, यही तो बचे। यही होगा चौथा स्टेप कि नहीं होगा भाई, तो आप कहोगे हाँ सर यही चौथा स्टेप होगा आपका। यहां तक क्लियर। उसने पूछा बाएं से पांचवा, तो 1, 2, 3, 4, पांचवा कौन होगा, टॉय। टॉय आंसर हो जाएगा। हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम यहीं से बता सकते थे। कैसे भाई, आपने सारे स्टेप तो काट ही लिए हैं, तो आपको ये पता है कि पहले नंबर पे कौन लगेगा, बाएं से, सब बाएं ही तो उठ के फेंके गए। तो पहले नंबर पे ब्राइट होगा, 1, 2, दूसरे नंबर पे होगा 3, 4, 5, तीसरे नंबर पे ही आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। हम यहीं से गिन सकते थे। पांचवा पूछा था, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा टॉय। अगर आपसे पूछा होता बताओ तीसरा कौन होगा, तो आप क्या कहते, ये पहले नंबर पे लगा होगा, फिर दूसरे नंबर पे लगा होगा, सॉरी ये पहले नंबर पे लगा होगा, फिर दूसरे नंबर पे लगा होगा, और फिर तीसरे नंबर पे ये लगा होगा। तो आंसर क्या हो जाता, जंप हो जाता। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस टाइप के आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा इनपुट आउटपुट का आपका कॉन्सेप्ट था जो आज हमने शुरू से लेके लास्ट तक सीखा। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें जानी। सबसे पहले तो आपको आउटपुट देख के पहचानना है कि आउटपुट में लगाया क्या जा रहा है। आप समझ गए होगे आप कैसे पहचानना है। अगर आउटपुट पहचान लिया तो फिर आपको ये देखना है मशीन किस तरीके की है, शिफ्टिंग या अरेंजमेंट। शिफ्टिंग में क्या होता था, जो आखिरी नंबर पे आना होता था उसको पहले ही चरण में सबसे आगे लगाया जाता था, फिर वही शिफ्ट करते हुए जाता था। लेकिन अरेंजमेंट में क्या होता था, जो पहले नंबर पे लगाना है वही पहले नंबर पे सेट कर दिया जाता था, तो इसमें ऑटो अरेंज होते थे। शिफ्टिंग, अरेंजमेंट। शिफ्टिंग को कैसे पहचानते हो, तो पहला वाला एलिमेंट ऐसे शिफ्ट कर रहा होगा, और अरेंजमेंट को कैसे पहचानते हो, पहला वाला एलिमेंट सेट होगा अपनी जगह पे। पहचान लिया। अब ये देखो कि एक स्टेप में एक ही एलिमेंट पे काम हो रहा है या दो पे हो रहा है।
तो आपने ये देख लिया एक ही एलिमेंट प्रोसेस कर रहा है, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन पे आ जाओ और उसके बाद जो पूछा जाए अपने इनपुट पे वही काम करते चले जाओ। तो या तो आप पूरे स्टेप लिख लो तो सब कुछ सामने है, अगर इकट्ठे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही इनपुट पे पूछे गए, भाई ये भी तो दिक्कत है ना। अगर आपने कहा कि नहीं सर हम तो पूरे स्टेप लिख लेंगे, तो अगर एक ही इनपुट दिया जाए तीनों क्वेश्चन के लिए तो पूरे स्टेप लिखना ठीक है, लेकिन पता चला एक क्वेश्चन में कुछ इनपुट है, दूसरे क्वेश्चन में फिर अलग इनपुट है, तीसरे क्वेश्चन में फिर अलग इनपुट है, तो कब तक सारे इनपुट के लिए स्टेप लिखोगे? तो फिर हम लोग मेथड ये वाला काटने वाला मेथड यूज कर लेते हैं। तो अगर एक ही इनपुट दिया गया है तो समय फिर बच जाएगा आपका, पूरी मशीन लिख लो आप बना के और सारे क्वेश्चन के आंसर लगाते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तो फिर उम्मीद कर रहा हूं कि इनपुट आउटपुट के बारे में समझ चुके हो। तो हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तैयार रहिएगा और ध्यान रखिएगा ये सीरीज जो चल रही है तभी तो हम थ्योरी का रिवीजन कराते जा रहे हैं आपको, लेकिन जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तब पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और कैसा रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के दिन। जय हिंद।